हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का 6th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारा 6th वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन कैसे काम करता है और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द यूरोपियन यूनियन वर्क? There are 4 key institutions which work together to run the EU: the European Commission, the European Parliament, the European Council and the European Court of Justice. तो यूरोपियन यूनियन के 4 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूरोपियन यूनियन को चलाते हैं। वो 4 इंस्टीट्यूशंस है द यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन पार्लियामेंट, द यूरोपियन काउंसिल और द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 4 इंस्टीट्यूशंस मिलकर यूरोपियन यूनियन को रन करते हैं। तो आगे इनके बारे में डिटेल में देके रखा है, हम उसे देखते हैं। सबसे पहले यूरोपियन कमीशन के बारे में देके रखा है, हम वो देखते हैं। द यूरोपियन कमीशन, द कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द EU. It is mainly responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the policy decisions of the European Parliament and the Council of the EU. तो यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेटिक आर्म है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि प्लान्स बनाना या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना। किसी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में सोचना, तो ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है, ब्यूरोक्रेटिक जो वर्ड है वो वर्ड ब्यूरोक्रेसी से निकला है। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी में अर्थ होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी एक तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, पर उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें किसी और मीडियम से इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम से उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यूरोपियन कमीशन का मेन काम यह है कि उसे नए यूरोपियन लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल्स क्रिएट करने होते हैं। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाने की क्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया को लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेशन को हिंदी में विधान या विधि कहते हैं। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया, या फिर उसका एक और मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे लॉज का, कानून का एक सेट, उसे भी लेजिस्लेशन कहते हैं। और यूरोपियन कमीशन यूरोपियन पार्लियामेंट के और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के पॉलिसी डिसीजंस को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो हमें पता चलता है कि यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का एक मेन इंस्टीट्यूशन है। तो आगे देखते हैं द यूरोपियन पार्लियामेंट। द यूरोपियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 751 मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 years. It is a body entrusted with legislative, supervisory and budgetary responsibilities. तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है यूरोपियन यूनियन का, उसमें 751 मेंबर्स होते हैं जो हर 5 साल में डायरेक्टली जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। और इस इंस्टीट्यूशन को 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई हैं, जो कि है लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधान या विधि से संबंधित, मतलब कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो कानून जो बनाना होता है, वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन पार्लियामेंट को दी गई है। अगर यूरोपियन यूनियन का कोई कानून बनता है तो वो यूरोपियन पार्लियामेंट ही बनाता है। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूरोपियन यूनियन के जो काम्स होते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो यूरोपियन पार्लियामेंट के सुपरविजन में होती है। मतलब कि यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है और यूरोपियन यूनियन की सारी एक्टिविटीज़ उसके सुपरविजन में होती है। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है यूरोपियन यूनियन की, मतलब कि बजट कैसे बनाना है, उसे स्पेंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो कि लेजिस्लेटिव है, सुपरवाइजरी है और बजटरी है। आगे देखते हैं द यूरोपियन काउंसिल। The structure of the European Council consists of the presidents or prime ministers of each member state, accompanied by their foreign ministers and a full-time president of the European Council. The European Council meets 4 times a year and provides strategic
लीडरशिप फॉर द EU। तो यूरोपियन काउंसिल में हर एक यूरोपियन यूनियन के कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है और उनके साथ साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते हैं और यूरोपियन काउंसिल का एक फुल टाइम प्रेसिडेंट भी होता है। तो ये यूरोपियन काउंसिल का एक यूरोपियन काउंसिल एक साल में 4 बार मिलता है और यूरोपियन यूनियन को एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक साल में 4 बार यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आपस में मीटिंग करते हैं और यूरोपियन यूनियन को एक कूटनीतिक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। आगे देखते हैं द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। द ECJ इंटरप्रेट्स एंड एडजुडिकेट्स द ऑन EU लॉ एंड ट्रीटीज एज EU लॉ हैज प्राइमेसी ओवर द नेशनल लॉ ऑफ EU मेंबर स्टेट्स। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हमें यहाँ पर देके रखा गया है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपियन यूनियन के लॉ और ट्रीटीज को डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में बताता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है और यूरोपियन यूनियन के लॉ और ट्रीटीज पर फैसला भी करता है। ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम होता है। यूरोपियन यूनियन के लॉ को यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के नेशनल लॉ पर प्राइमेसी हासिल है। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन के लॉ के मुताबिक जो फैसला हुआ है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला किया है, अगर वो किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री के नेशनल लॉ के खिलाफ भी जा रहा हो तो उस फैसले को उस कंट्री को मानना होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लॉ को यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के नेशनल लॉ पर श्रेष्ठता हासिल है। तो यूरोपियन यूनियन का लॉ सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के नेशनल लॉ पर सुपीरियर है। तो ये यूरोपियन यूनियन के जो 4 मेन इंस्टीट्यूशंस थे, हम उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स में हमें ब्रेक्जिट के बारे में देके रखा गया है, हम उसे देखते हैं। In 2016, the people of United Kingdom voted to leave the European Union in a referendum. The UK formally ended its membership of the EU at midnight of Friday, 31st January 2020. This is called Brexit. Brexit is an assertion of British sense of nationalism. This shows that the concept of state very much relevant. तो यहाँ पर हमें ब्रेक्जिट का केस दिया हुआ है। 2016 में यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन्स ने एक रेफरेंडम में वोट किया कि वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है एक ओकेजन जहाँ पर किसी कंट्री के सारे सिटीजन्स किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन पर वोट करते हैं। रेफरेंडम का हिंदी में अर्थ होता है जनमत संग्रह। तो रेफरेंडम में उन्होंने वोट किया कि वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहते हैं। 31 जनवरी 2020 की मिडनाइट को यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन से अपनी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करना और उससे मेंबरशिप तोड़ने को ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रेक्जिट एक दावा है ब्रिटिश नेशनलिज्म की भावना का। ब्रेक्जिट के केस से हमें ब्रिटिश की राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्टेट का कॉन्सेप्ट कितना रेलेवेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो ये था ब्रेक्जिट का केस। अब आगे देखते हैं। आगे हमें कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देके रखा गया है, हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सार्क के बारे में देके रखा गया है, वो देखते हैं हम। SAARC was formed in 1985 at Dhaka. Originally, SAARC had 7 members, namely India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and Maldives. In 2007, Afghanistan was added as the 8th member. Meanwhile, China, USA, EU, along with 9 other nations, have been conferred with the observer status. The main aim of SAARC was to establish a dialogue in South Asia. With this context, South Asian Association for Preferential Trade Arrangement came into existence in 1993. Later in 2006, SAARC's Free Trade Arrangement was activated through the South Asian Association Free Trade Area (SAFTA), which replaced the earlier regime of SAFTA. SAARC एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। SAARC का क्रिएशन 1985 में ढाका में हुआ। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है।
जब सार्क क्रिएट हुआ तब उसमें 7 मेंबर्स थे जो कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स थे। लेकिन 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8th मेंबर बन गया। अफगानिस्तान को सार्क में ऐड कर दिया गया। इसी दौरान चाइना, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ 9 अदर कंट्रीज को भी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन मेंबर कंट्रीज को या फिर नॉन पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता है, तो इसे ऑब्जर्वर स्टेटस कहते हैं। मतलब कि चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और 9 अदर कंट्रीज जो है जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, वो सार्क के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसे ऑब्जर्वर स्टेटस कहा जाता है। ये एक विशेष अधिकार होता है जो नॉन पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है। तो सार्क ने चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और 9 अदर कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान किया है। सार्क का मेन एम साउथ एशिया में डायलॉग स्टैब्लिश करना था। जो पॉलिटिकल डायलॉग होता है कंट्रीज में आपस में, वो मेन एम था सार्क का। और इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट का क्रिएशन हुआ, जो कि 1993। ये एक इंटर गवर्नमेंट ग्रुप था जो सार्क के मेंबर कंट्रीज ने क्रिएट किया था, और इसका मेन एम टैरिफ रिफॉर्म्स पर नेगोशिएट करना था। लेकिन बाद में 2006 में सार्क का फ्री ट्रेड अरेंजमेंट एक्टिवेट हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया के क्रिएशन से। साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया एक एग्रीमेंट है जो सार्क के कंट्रीज ने आपस में किया है। सेफ्टा का मेन एम सार्क के मेंबर कंट्रीज में ट्रेड को प्रमोट करना है और उन कंट्रीज में ट्रेड को इजी करना है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। सेफ्टा के एग्रीमेंट की वजह से सार्क के जो मेंबर कंट्रीज है उनमें कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब कि कोई कंट्रीज जो आपस में ट्रेड कर रही है, तो जो गुड्स पर जो कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती हैं वो कस्टम ड्यूटीज 0 हो गई हैं। इससे सार्क मेंबर कंट्रीज में ट्रेड आसान हो गया है। तो सार्क का जो फ्री ट्रेड अरेंजमेंट था वो साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया यानी सेफ्टा से एक्टिवेट हो गया था। सेफ्टा ने सेप्टा को यानी कि सेप्टा के शासन को रिप्लेस कर दिया था। आगे देखते हैं बिम्स्टेक। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1997. It comprises of 7 member states lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal. Among them, 5 are from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia, including Myanmar and Thailand. BIMSTEC acts as a bridge between South and Southeast Asia and mainly aims to facilitate rapid economic development and promote collaboration on matters of common interests. बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में फाउंड हुआ। इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में 7 मेंबर कंट्रीज है जो कि बे ऑफ बंगाल के तटस्थ इलाके में और नज़दीक के इलाके में पाए जाते हैं, जिनमें से 5 साउथ एशिया से है जो कि है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, और 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया से जो कि है म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक ब्रिज की तरह काम करता है और उसका मेन एम है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना यानी कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आसान बनाना, ये उसका एक मेन एम है। और साथ ही साथ जो बिम्स्टेक के कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट है उसमें सहयोग करना, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना, मतलब कि सहयोग को प्रमोट करना। आगे देखते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स।
BRICS is an association of major emerging national economies created in 2009. Its original members were Brazil, Russia, India, and China. South Africa joined in 2010. BRICS members are all developing countries or newly industrialized countries. They have large, fast-growing economies and significant influence on regional and global affairs. All of them are members of G20. तो यहाँ पर हमें ब्रिक्स के बारे में देके रखा गया है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज का मिलाकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज है, मतलब कि जो नेशनल इकोनॉमीज जो उभर कर आ रही हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज है, वो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2009 में क्रिएट हुआ और इसमें जितनी भी कंट्रीज है वो उभरती हुई इकोनॉमीज है, मतलब कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बेटर होती जा रही है। पहले सिर्फ इसमें 4 मेंबर्स थे जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में आया। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 4 ही कंट्रीज थे, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। ब्रिक्स के मेंबर्स, ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज है सारे डेवलपिंग कंट्रीज है और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज भी है। इंडस्ट्रियलाइज का मतलब होता है उद्योगीकरण करना, मतलब कि किसी कंट्री में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। तो ब्रिक्स में कुछ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थे, मतलब कि वो कंट्रीज जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस अपनी कंट्री में शुरू किया था, मतलब कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू किया था। और जो कंट्रीज ब्रिक्स में है वो लार्ज और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, मतलब कि वो बड़ी इकोनॉमीज है और फास्ट ग्रोइंग, यानी कि वो बहुत ही फास्टली रैपिडली वो ग्रो करने वाली इकोनॉमीज है। और उनका जो सिग्निफिकेंस है, जो उनका महत्व है, वो रीजनल और ग्लोबल लेवल पर है। जिस रीजन में वो कंट्रीज है, ब्रिक्स की कंट्रीज जिस रीजन में, उस रीजन में भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है और जो ग्लोबल लेवल पर भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो ये ब्रिक्स के कंट्रीज का रीजनल और ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और एक और ख़ास बात इन कंट्रीज़ के बारे में ये है कि ये सारे कंट्रीज़ G20 के मेंबर्स थे। G20 हम आगे पढ़ेंगे। G20 भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। आगे देखते हैं। Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a Eurasian political, economic and security organization which was founded in Shanghai by the leaders of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan in the year 2001. India and Pakistan joined in 2016. In the past years, SCO has focused on counter-terrorism. The SCO's primary focus is on maintaining peace and stability in the region through political dialogue and economic cooperation among member states. SCO also encourages effective cooperation in trade, research and technology. SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के साथ साथ वो एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप और एशिया दोनों की कंट्रीज है, इसलिए वो यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में फाउंड किया गया था और इसे शंघाई में फाउंड किया गया था। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लीडर्स ने मिलकर इसे शंघाई में फाउंड किया था। इंडिया और पाकिस्तान ने ये ऑर्गेनाइजेशन 2016 में ज्वाइन किया है। पिछले कुछ सालों में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस काउंटर टेररिज्म पर है, मतलब कि टेररिज्म को किस तरह से सामना किया जाए, टेररिज्म को किस तरह से हराया जाए, इस पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा फोकस रहा है। SCO का प्राइमरी फोकस ये रहा है कि वो अपने रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है पॉलिटिकल डायलॉग और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू। मतलब कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के रीजन में वो पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है, मतलब कि स्थिरता और अमन शांति को प्रमोट करना चाहता है, वो मेंटेन करना चाहता है
और वो ये सब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू करना चाहता है। मतलब कि कंट्रीज जो आपस में पॉलिटिकल डायलॉग करती हैं, जो आपस में बातचीत करती हैं, उसे पॉलिटिकल डायलॉग कहते हैं, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू वो पीस और स्टेबिलिटी रीजन में मेंटेन करना चाहता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दूसरे फील्ड्स में भी काफ़ी कोऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेड, व्यापार में वो इफेक्टिव कोऑपरेशन करता है, और वो कोऑपरेशन को इनकरेज करता है रिसर्च और टेक्नोलॉजी में। तो ये था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम हमारा लास्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो है G20। G20 is an international forum established in 1999 for governments and central bank governors from 19 countries and the European Union. It was formed with a primary aim to discuss policies relating to financial stability. Since 2008, the G20 summits are attended by the heads of the government or head of the states along with their finance ministers and foreign ministers. Developed countries like United States, Britain, Germany, France, Japan, among others, are a part of G20. It thus acts as a platform for discussion between the developed and developing countries. India plays an active part in G20. We have seen some of the important trends in global politics since 1991. These trends indicate the major changes that have taken place in the world since the disintegration of the Soviet Union. In the next chapter, we will see how these trends can be understood at a conceptual level. तो यहाँ पर हमें G20 के बारे में देख रखा गया है। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। फोरम का मतलब होता है मंच। फोरम का हिंदी में अर्थ होता है मंच। मतलब कि वो जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, उस जगह को फोरम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम मंच कहते हैं। तो G20 एक इंटरनेशनल मंच है, एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि 1999 में स्टैब्लिश हुआ। G20 19 कंट्रीज़ के और यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट्स और बैंक गवर्नर्स के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब कि G20 गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लिए इस्टेब्लिश हुआ था, जो 19 कंट्रीज से थे, जो 19 अलग अलग कंट्रीज से थे और यूरोपियन यूनियन से थे। G20 का जो प्राइमरी एम था वो ये था कि पॉलिसीज डिस्कस करना जिनका संबंध फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हो। मतलब कि आर्थिक स्थिरता से उनका जिन पॉलिसीज का संबंध था उस पर उन्हें चर्चा करनी थी, ये उनका मेन एम था। 2008 से ही G20 समिट्स अटेंड किए जाते हैं। गवर्नमेंट के हेड होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ G20 समिट्स को अटेंड करते हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान G20 का पार्ट हैं। G20 एक ऐसा मंच है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के डिस्कशन को प्रमोट करता है, और हमारा देश इंडिया भी G20 में एक एक्टिव पार्ट प्ले करता है। तो ये हो गया, ये हमारा लास्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। तो हमने इस चैप्टर में 1991 के बाद की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी उसके कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स को देखा है, और यही ट्रेंड्स बहुत ही मेजर चेंजेस दिखाते हैं जो कि वर्ल्ड में हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद से। तो इस चैप्टर में हमने ये सब देखा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इन ट्रेंड्स को हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में कैसे समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर में अगर कुछ पढ़ाना छूट गया है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप बताइए, हम उसे फिर से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।